आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। आकाश की ताकत। च 51 आकाश की ताकत। आपने अभी तक पढ़ा। वेदिका की बात को सुनकर वेदिका के डैड शांत होते हैं और उससे कहते हैं, तुमने ठीक किया जो मेरी बात को मानकर आकाश सिंह को छोड़ दिया, वरना तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता था। वेदिका, ठीक है, बाकी की बात हम घर में करेंगे। C.P. वेदिका अपने पापा को अपनी बड़ी बहन नेहा के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी C.P. वेदिका के पापा फोन काट देते हैं, जिस पर C.P. वेदिका कहती है, नेहा दी, मैं डैड को आपके आने की बात बताने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया। पर मैं अभी डैड को फ़ोन करती हूँ और आपके आने के बारे में बता देती हूँ। इतना कह करे C.P. वेदिका अपने पापा को फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन उठाती ही है। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द नोवेल वर्ल्ड को पॉकेट नोवेल ऐप पर पढ़ सकते हैं। अब आगे C.P. वेदिका अपने पापा को फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन उठाती ही है। तभी नेहा वेदिका को रोकते हुए कहती है, वेदिका, तुम अभी डैड को फ़ोन मत लगाओ, हम दोनों मॉम और डैड को सरप्राइज़ देंगे। जिस पर C.P. वेदिका मान जाती है और फिर दोनों बहन बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आकाश एक सुनसान इलाके में कार रोकता है, जिसे देखकर पंकज भी कार रोक देता है और फिर आकाश कार से बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी कार से बाहर निकल जाते हैं और फिर आकाश के पास चले जाते हैं। तभी पंकज आकाश से पूछता है, बॉस, आपने यहाँ पर कार को क्यों रोका है? जिस पर आकाश कहता है, पंकज, तुमने पूछा था न कि मैंने तुम तीनों को उन लोगों को पिटने क्यों नहीं दिया, तो इसका जवाब तुम्हें यहाँ मिलेगा। वैसे पंकज, तुम तीनों अपनी कितने प्रतिशत ताकत का उपयोग करने वाले थे उन सभी को पिटने के लिए? जिस पर तीनों एक साथ कहते हैं, बॉस, हम अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने वाले थे। जिसे सुनकर आकाश थोड़ा मुस्कुराता है और फिर उन तीनों से कहता है, तुम तीनों अपनी पूरी ताकत से सामने के पत्थर पर मुक्का मारो। जिस पर तीनों लड़कियां एक साथ कहती है, आकाश, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर ये तीनों अपनी पूरी ताकत से इतने बड़े पत्थर को मुक्का मारेंगे तो उन तीनों का हाथ टूट जाएगा। जिस पर वो तीनों भी कहते हैं, हाँ बॉस, अगर हम अपनी पूरी ताकत से इतने बड़े पत्थर को मुक्का मारेंगे तो हमारा हाथ टूट जाएगा। जिसे सुनकर आकाश मुस्कुराता है और उस बड़े पत्थर के पास जाता है और उस पत्थर पर एक मुक्का मारता है। पत्थर को मुक्का पड़ने पर एक बहुत ही तेज आवाज आता है, जैसे कि कोई ब्लास्ट हुआ हो, जिसके तुरंत बाद वो पत्थर टुकड़ों में बट जाता है, जिसे देखकर सभी के आंख खुले के खुले रह जाते हैं। उस पत्थर को तोड़ने के बाद आकाश एक और पत्थर के पास जाता है और उसे अपने एक ही हाथ में उठा लेता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगा था कि आकाश के पास इतनी ताकत होगी। उन्हें तो ये भी लग रहा था कि ये सभी पत्थर नकली है। और फिर आकाश पत्थर को वापस जमीन में रख देता है, जिसके बाद आकाश वापस उन सभी के पास आ जाता है और फिर सीधे कार के ऊपर जाकर बैठ जाता है। जब आकाश कार के ऊपर बैठता है, जिसके बाद जिया, माही और तन्वी उस पत्थर के पास चले जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो तीनों उस पत्थर को 1 इंच भी नहीं उठा पाती है। जिसे देखकर आकाश उन तीनों के ऊपर हंसते हुए कहता है, तुम तीनों ये क्या कर रही हो? तुम तीनों इस पत्थर को कभी भी नहीं उठा पाओगी। जिसे सुनकर तीनों चिढ़ जाती है और फिर आकाश के पास अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, हम उस पत्थर को क्यों नहीं उठा पाई? तुमने तो उस पत्थर को आराम से उठा दिया था। जिस पर आकाश कहता है, माही और जिया, मैंने तुम्हें बताया था न कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं लगभग 5000 लोगों को आराम से हरा सकता हूँ। इससे तुम तीनों जान ही सकती हो कि मेरा ताकत कितना है। जिसके बाद आकाश पंकज, समीर और सत्यम तीनों की तरफ देखकर बोलता है, तुम तीनों अब अपने पूरी ताकत से उस पत्थर पर मुक्का मारो। इस बार तीनों में से कोई कुछ नहीं कहता है और फिर पहले पंकज आगे जाता है और उस पत्थर पर अपना मुक्का मारता है, जिससे आकाश के जितनी आवाज़ नहीं निकलती है, लेकिन बंदूक की गोली चलाने जितना आवाज आता है। और उस पत्थर पर पंकज के मुक्के का निशान बन जाता है और थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, जिसे देखकर आकाश को छोड़कर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी समीर और सत्यम दोनों एक साथ बोलते हैं, भाई, आपने तो कुछ ही घंटे साधना की है, लेकिन आपकी ताकत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर तीनों की नज़र आकाश पर चली जाती है, जिसे देखकर आकाश बस मुस्कुरा देता है और फिर आकाश कहता है, समीर और सत्यम, अब तुम दोनों भी उस पत्थर पर मुक्का मारो। जिसे सुनकर दोनों भाई तुरंत एक एक पत्थर के पास जाते हैं और अपने अपने पत्थर पर एक एक मुक्का मार देते हैं, जिससे पंकज की ही तरह उन दोनों के पत्थर में मुक्का मारने पर आवाज आती है और दोनों पत्थर पर क्रैक आ जाती है। CH52 संजय अपने गुंडों के साथ आकाश के पास आया। च 52 संजय अपने गुंडों के साथ आकाश के पास आया। अब आगे दोनों पत्थर पर क्रैक आ जाने के बाद वो दोनों अपने अपने पत्थर को उठाकर देखते हैं, तो वो दोनों उन दोनों पत्थरों को उठा लेते हैं, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। तभी आकाश उन तीनों भाइयों को कहता है, अब तुम तीनों को समझ में आया कि मैंने तुम्हें उस वक्त क्यों रोका, क्योंकि अगर उस वक्त तुम उन लोगों को मारते तो वो तुरंत ही मर जाते और तुम अपनी आगे की जिंदगी जेल के अंदर गुजराते।
मैंने जब उन सभी लोगों को मारा था तो मैंने अपने ताकत को कंट्रोल कर लिया था, जिससे उन सभी को सिर्फ चोट ही आया, उनकी जान नहीं गई। और अगर तुम लोग अपनी ताकत को कितना भी कंट्रोल कर लेते लेकिन तुम उनमें से किसी न किसी को मार देते। आकाश की बात को सुनकर सभी समझ जाते हैं कि उस वक्त आकाश उन सभी को पिटने के लिए आगे क्यों बढ़ा था। तभी आकाश अपने सिस्टम से चौधरी परिवार के सारे काले कारनामे निकालने के लिए कहता है, तो सिस्टम आकाश के 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट काट लेता है और फिर आकाश के सिस्टम स्पेस में एक पेन ड्राइव आ जाती है जिसमें चौधरी परिवार के सारे गलत कामों के सबूत था। तभी उन सभी को बहुत सी गाड़ियों के चलने की आवाज़ आती है और जब वो सभी उस ओर देखते हैं तो उन्हें उस ओर से बहुत सारी कारें दिखाई देती है और फिर वो सभी कारें उन सभी के सामने आकर रुक जाती है और फिर उन कारों से बहुत सारे गुंडे निकलते हैं और फिर लास्ट में संजय कार से निकलता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तूने मुझे होटल में मारा था लेकिन अब मैं उसका बदला लूंगा और तुझे मरवाकर पहाड़ से नीचे फेंकवाया दूंगा। संजय ने इतना ही कहा था कि तभी आकाश जोर जोर से हंसने लगता है। उससे कहता है, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, वैसे तुझे पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? आकाश के पूछने पर संजय कहता है, जब तू पुलिस स्टेशन से छूट गया था तो उसके बाद उस इंस्पेक्टर ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे उसने बताया कि तू पुलिस स्टेशन से छूट गया है, लेकिन वो और कुछ भी बताने वाला था कि तभी कोई वहां आ गया जिसके कारण उसने फ़ोन काट दिया। फ्लैशबैक, जब आकाश ACP वेदिका के साथ इंट्रोगेशन रूम से बाहर गया तो उस इंस्पेक्टर ने संजय को फ़ोन किया और उसे बताया कि आकाश पुलिस स्टेशन से छूट गया है और वो बताने ही वाला था कि आकाश ने उसे गोली मार दिया है और संजय को उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी दो हवलदार इंट्रोगेशन रूम के अंदर आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो इंस्पेक्टर फ़ोन काट देता है, जिससे संजय को पूरी बात का पता नहीं चलता है। और जब वो इंस्पेक्टर संजय को आकाश के पुलिस स्टेशन से छूटने की बात बताता है तो आकाश बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एक आदमी को फ़ोन करता है और उसे आकाश का पीछा करने के लिए कहता है, क्योंकि वो आदमी पुलिस स्टेशन के पास ही रहता था। और फिर वो आदमी आकाश का पीछा करने लगता है और फिर कुछ देर में संजय भी बहुत से गुंडों से साथ उस आदमी के पास आ गया और फिर वो सभी आगे बढ़ने लगे और कुछ ही समय में वो सभी आकाश और सभी के पास पहुंच जाते हैं। फ्लैशबैक अंत, आकाश को सभी बताने के बाद संजय एक डेविल स्माइल करता है और अपने साथ लाए सभी गुंडों को आकाश और उसके सभी साथियों को मारने के लिए आगे भेजता है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तभी आकाश के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग, होस्ट आपको एक नया मिशन मिलता है। मिशन, आपको अपने सामने के सभी लोगों को हराना है। इनाम, इंस्टेंट लेवल अप और हाई लेवल स्टोरेज रिंग दिया जाएगा। पेनल्टी, आपका एक लेवल कम कर दिया जाएगा। तभी आकाश पंकज और उसके दोनों भाइयों को उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ने को कहता है और खुद भी आगे बढ़ने लगता है। संजय ने अपने साथ लगभग 60 लोगों को लाया था और फिर पंकज और उसके दोनों भाई एक एक आदमी को मारते हैं तो वो थोड़े पीछे खिसक जाते हैं, जिसे देखकर आकाश चिल्लाते हुए उन तीनों को कहता है, तुम तीनों क्या कर रहे हो? अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, वो सभी हमें मारने आए हैं तो हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। इतना कहकर आकाश एक आदमी के सीने में अपने मुक्के से मारता है, जिससे उस आदमी का सीने में एक बड़ा सा छेद बन जाता है और वो आदमी तुरंत जमीन में गिर जाता है, जिसे देखकर संजय के लाए गुंडों के साथ पंकज, समीर और सत्यम का दिल दहल जाता है। तभी आकाश एक डेविल स्माइल करता है और अपने जगह से गायब हो जाता है। CH53, आकाश का मिशन कंप्लीट। च 53, आकाश का मिशन कंप्लीट आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। और फिर आकाश एक आदमी के सामने दिखाई दिया जो कि उन सभी में सबसे ताकतवर दिखाई दे रहा था। फिर आकाश उस आदमी के भी सीने में मुक्का मारता है, लेकिन इस बार आकाश ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया था, जिससे उस आदमी के पीछे खड़े लोगों के भी सीने में छेद बन जाता है और वो सभी जमीन में गिर जाते हैं। तभी आकाश पंकज, समीर और सत्यम पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम तीनों खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से इन सभी को मारो। इतना कहकर आकाश फिर से अपने जगह से गायब हो जाता है। आकाश के चिल्लाने पर वो तीनों होश में आते हैं और वो तीनों भी उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जब आकाश ने पहली बार एक आदमी के सीने पर मारा था तो उस आदमी के सीने में एक बड़ा सा छेद बन गया था और वो आदमी मर गया था और फिर आकाश अपनी जगह से गायब हो गया था। तो वो तीनों ये देखकर शॉक्ड हो गए थे और अपने जगह पर ही खड़े रह गए थे। और फिर आकाश के कहने पर वो तीनों उन सभी गुंडों को मारने के लिए आगे बढ़े और उन तीनों ने एक एक गुंडों के सीने पर एक एक मुक्का मारा। इस बार तीनों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, जिससे उन सभी गुंडों की पसलियां टूट गई और फिर उनके दिल और फेफड़े में घुस गईं, जिससे उन तीनों की मौत हो गई। वहीं पर आकाश की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था। आकाश हर किसी के पास कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता था और फिर जिस जिस आदमी के पास आकाश दिखाई देता था उस आदमी के सीने में बहुत बड़ा छेद बन जाता है और वो आदमी मरकर जमीन में गिर रहे थे। कुछ ही मिनट में सभी आदमी मरकर जमीन में गिरे थे और आकाश का शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई डेविल पृथ्वी में उतर आया हो। तभी आकाश को सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है, डिंग, आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए आपको आपका इनाम दिया जा रहा है। डिंग, आपका लेवल बढ़ाया जा रहा है। डिंग, बधाई हो होस्ट, अब आप फाउंडेशन स्टेबलिस्ट के 9वें लेवल में पहुंच गए हैं। डिंग, आपको हाई लेवल का स्टोरेज रिंग मिलता है। जिसके बाद आकाश के सिस्टम स्पेस में हाई लेवल का स्टोरेज रिंग आ जाता है।
इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आकाश स्माइल करता है, जिसे देखकर सभी का दिल दहल जाता है और वो सभी कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। उधर संजय ने तो ये सब देखकर अपने पैंट में तो पेशाब ही कर दिया था। और फिर आकाश संजय की ओर देखता है और उसके ओर आराम से आगे बढ़ने लगता है। जब संजय आकाश को अपनी ओर बढ़ते हुए देखता है तो वो डर के मारे जमीन में गिर जाता है और फिर पीछे की ओर खिसकते हुए कहता है, तुम मेरे करीब मत आओ, तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक डेविल हो। तुमने इतने सारे लोग को बिना सोचे मार दिया और फिर भी तुम हंस भी रहे हो। तुम इतने सारे लोगों को मारकर हंस कैसे सकते हो? ये सुनकर आकाश अपने जगह से गायब हो जाता है और सीधे संजय के सामने आ जाता है और फिर संजय को देखते हुए कहता है, तुम्हें अब पता चला कि तुम्हें क्यों मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। इतना कहकर आकाश एक डेविल स्माइल करता है, जिसे देखकर संजय बहुत डर जाता है और फिर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर आकाश हंसते हुए कहता है, ये हमें मारने आया था और देखो अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बेहोश हो गया है। इतना कहकर आकाश अपने कार के पास जाने लगता है और जब वो अपने कार के पास जाता है तो माही, जिया और तन्वी तीनों आकाश के पास आती है और फिर उससे पूछती है, आकाश तुम ठीक तो हो? जिसे सुनकर आकाश चौंक हुए कहता है, मुझे लगा था कि तुम तीनों ने इतना ज्यादा खून खराबा देखा था तो तुम तीनों तो मुझसे डरने लगोगी, लेकिन तुम तीनों के चेहरे पर तो डर का लकीर भी नहीं है। जिस पर वो तीनों आकाश को कहती है, हमें क्यों डरना चाहिए था, वैसे भी ये सभी हमें जान से मारने आए थे, अगर तुम इन्हें नहीं मारते तो वो सभी मिलकर हमें मार देते, और वैसे भी हमें तुम पर भरोसा है कि तुम हमारे साथ कुछ भी नहीं करोगे। उन तीनों की बात को सुनकर आकाश मुस्कुरा देता है। CH54 आकाश की एलिमेंटल पावर। CH54 आकाश की एलिमेंटल पावर। अब आगे और फिर आकाश के सामने काले रंग का कोहरा छा जाता है और फिर कुछ मिनट बाद वो कोहरा हटता है तो आकाश के शरीर से पूरा खून साफ हो गया था और आकाश ने अपना कपड़ा बदल लिया था। जिसके बाद आकाश अपने तीनों बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तीनों सभी मरे हुए लोगों के शरीर को एक जगह पर इकट्ठा कर दो। आकाश के कहने पर पंकज, समीर और सत्यम ने सभी लोगों के शरीर को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, पर जब वो तीनों आकाश के द्वारा मारे गए लोगों के शरीर को देखते थे तो उनका दिल कांप जाता था, लेकिन उन्होंने सभी के शरीर को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। जब तीनों ने सभी लोगों के बॉडी को इकट्ठा कर लिया तो आकाश उन सभी के पास जाता है और फिर अपने हाथ में निदर्शन लैंड फ्लेम का आवाहन करता है और फिर उस फ्लेम को उन सभी के बॉडी में फेंक देता है, जिससे उन सभी का बॉडी कुछ ही पल में राख में बदल जाता है। जिसके बाद आकाश उन सभी के बॉडी के जलने से बने राख के ऊपर पानी को फेंक देता है, जिससे वो राख पूरी तरह से गायब हो जाता है और फिर ऐसा लगने लगता है कि उस जगह पर कोई लड़ाई नहीं हुई हो और कोई भी नहीं मरा हो। तभी आकाश के तीनों बॉडीगार्ड्स आकाश के पास आते हैं तो आकाश देखता है कि सभी बॉडी को एक जगह इकट्ठा करने की वजह से उन तीनों के कपड़े पूरी तरह से खून से सन गए थे, जिसे देखकर आकाश अपने हाथ में पानी का एक बड़ा गोला बनाता है और फिर उसे उन तीनों के ऊपर डाल देता है, जिससे उन तीनों के शरीर और कपड़ों से खून पूरी तरह से धुल जाता है और फिर आकाश अपने शक्ति से उन तीनों के कपड़ों को सुखा देता है, जिससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन तीनों के कपड़ों में पहले कभी भी खून लगा हुआ था। जिसके बाद आकाश अपने कार के पास चला जाता है। तभी तन्वी बहुत ही एक्साइटेड होते हुए आकाश के पास आ जाती है और फिर आकाश से पूछती है, आकाश तुमने ये जादू कैसे किया, क्या तुम एक और बार मुझे ये जादू दिखा सकते हो? जिस पर आकाश सिर्फ मुस्कुरा देता है। तभी माही और जिया तन्वी के पास आते हैं और उसके सिर में तपती मारते हुए कहती है, तन्वी वो कोई जादू नहीं था, वो आग और पानी असली थे। लेकिन तभी आकाश मुस्कुराते हुए तन्वी की तरफ देखते हुए कहता है, तन्वी क्या तुम्हें सच में जादू देखना है? जिस पर तन्वी हॉ कहती है। तन्वी के हॉ कहने पर आकाश उन सभी से थोड़ा दूर जाता है और फिर आकाश अपने एक हाथ में आग के 3 और लाइट के 3 गोले बनाता है, जिसके बाद आकाश अपने दूसरे हाथ में पानी के 3 गोले और शैडो के 3 गोले बना लेता है। जिसके बाद आकाश उन सभी गोलों को उछालने लगता है, जिसके बाद आकाश उन सभी गोली को अपने चारों ओर घुमाने लगता है और फिर आकाश उन सभी गोलों को मिलाकर अलग अलग तरह की आकृति बनाने लगता है और फिर आकाश सभी गोलों को आसमान की ओर भेजता है और फिर सभी गोलों को फोड़ देता है, जिससे बहुत बड़ा आतिशबाजी होता है, जो कि दिन में भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। तभी तीनों लड़कियां आकाश के पास आती है और फिर बहुत खुश होते हुए कहती है, ये बहुत अच्छा था, हमें ये बहुत अच्छा लगा। जिसे सुनकर आकाश मुस्कुराता है और फिर कहता है, चलो अब दूसरे काम का वक्त हो गया है। इतना कहकर आकाश संजय की ओर देखता है तो उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद आकाश पंकज और उसके दोनों भाइयों की ओर देखता है और कहता है, तुम तीनों में से किसी को चौधरी परिवार का घर कहाँ है, इसके बारे में पता है क्या? जिस पर तीनों एक साथ बोलते हैं, हो बॉस, हमें चौधरी परिवार का घर कहाँ है इसके बारे में पता है। जिसे सुनकर आकाश मुस्कुराता है और फिर उन तीनों को कहता है, तुम तीनों इस गधे को मेरे कार के डिक्की में डाल दो और फिर हम चौधरी परिवार के घर की तरफ चलेंगे। आकाश की बात को सुनने के बाद वो तीनों संजय को आकाश की कार के डिक्की में डाल देते हैं और फिर सभी कार में बैठकर चले जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद दोनों कारें चौधरी परिवार के विला के सामने आ जाती है और फिर आकाश अपनी कार को सीधा बिना रुके गेट की तरफ ले जाने लगता है। CH55 आकाश गया चौधरी विला के अंदर। CH55 आकाश गया चौधरी विला के अंदर। अब आगे आकाश कार को नहीं रोकता है और फिर सीधे गेट को ठोक कर तोड़ देता है, जिससे बहुत तेज आवाज होता है, जिसे विला के अंदर तक सुना जा सकता था। जिसे सुनकर बहुत से बॉडीगार्ड्स आकाश के कार के सामने आ जाते हैं
जिन्हें देखकर आकाश अपने कार को रोक देता है, जिसके पीछे पंकज भी कार को रोक देता है और फिर वो तीनों कार से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद आकाश और बाकी लड़कियां भी कार से बाहर निकल जाती है। और फिर जब वो सभी बॉडीगार्ड्स उन सभी को कार से बाहर निकलते हुए देखते हैं तो वो सभी बॉडीगार्ड्स आकाश और उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर आकाश और उसके तीनों बॉडीगार्ड्स उन सभी की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर वो सभी बॉडीगार्ड्स कुछ ही मिनट में जमीन में पड़े दर्द से कराहने लगते हैं। पंकज और उसके दोनों भाइयों को इस लड़ाई में थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी और वैसे भी हमारे हीरो को भी चोट नहीं आ सकता है क्योंकि आकाश बहुत ही ताकतवर है। और फिर आकाश अपने तीनों बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तीनों संजय को कार की डिक्की से बाहर लाओ और फिर हम सब अंदर जाएंगे। जिसके बाद संजय को वो तीनों कार से बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद सभी चौधरी विला के अंदर चले जाते हैं। जब वो सभी विला के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि सभी सोफे में बैठकर आराम से बात कर रहे हैं और फिर आकाश नहीं रुकता है और सीधे उन सभी के पास जाने लगता है। जब वो लोग आकाश को देखते हैं तो एक बूढ़ा आदमी आकाश की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम सभी अंदर कैसे आए और हमारे सभी बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें रोका क्यों नहीं? इतना कहकर वो आदमी चिल्लाकर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाने की कोशिश करता है। तभी आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, उन सभी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी नहीं आने वाला है। जिसे सुनकर एक 40-50 साल का आदमी कहता है, तुम्हारा क्या मतलब कि कोई भी बॉडीगार्ड्स अंदर नहीं आने वाला है? इतना कहकर उस आदमी की नज़र संजय पर पड़ती है जिसे आकाश के तीनों बॉडीगार्ड्स ने पकड़ा हुआ था। जिसे देखकर वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? तभी सभी की नज़र संजय पर जाती है और जिसे देखकर संजय की मां रोते हुए कहती है, तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है और वो तीनों आदमी मेरे बेटे को ऐसे पकड़े हुए क्यों हैं? अभी तक तो आप सभी को पता चल गया होगा कि वो बुरा आदमी संजय के दादाजी और दूसरा आदमी संजय के पापा है। जिसे सुनकर आकाश कहता है, हमने इस गधे के साथ कुछ नहीं किया है, ये तो उस चीज़ को देखकर डर गया है जो वो हमारे साथ करने वाला था। इतना कहकर आकाश संजय के पास जाता है और उसके सिर पर हाथ रखता है जिससे उसे घिरे घिरे होश आने लगता है। और जब संजय को पूरी तरह से होश आ जाता है तो वो अपने मम्मी पापा और दादाजी को देखकर सुकून की सांस लेता है। तभी उसकी नज़र अपने बगल में खड़े आकाश पर जाती है और फिर संजय आकाश को देखकर पैनिक करते हुए कहता है, तुम मुझे जाने दो, अगली बार से मैं किसी के साथ भी कुछ नहीं करूंगा, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। लेकिन आकाश उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगता है। जिसे देखकर संजय फिर से बेहोश होने वाला था कि तभी आकाश उसके एक एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाता है जिससे संजय फिर से बेहोश नहीं होता है। तभी संजय की ये हालत देखकर संजय के दादाजी गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम लोगों ने संजय के साथ क्या किया है? वो इतना घबराया हुआ क्यों है? इतना कहकर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आकाश उन सभी को चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी वहीं रुक जाओ। जिसे सुनकर सभी डर जाते हैं और अपने ही जगह पर खड़े रह जाते हैं। और फिर आकाश गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हारे इस गधे संजय ने हमें मारने की कोशिश की थी। तभी सभी आकाश पर चिल्लाते हुए कहते हैं, संजय ने तुम लोगों को मारने की कोशिश बस की है, तुम लोगों को मारा तो नहीं है। यह सुनकर आकाश उन तीनों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रेशर डालता है जिससे तीनों अपने घुटनों में आ जाते हैं। CH56 आकाश ने की संजय के पूरे परिवार की हालत खराब। 56 आकाश ने की संजय के पूरे परिवार की हालत खराब। अब आगे आकाश उन तीनों की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए आकाश ने उन तीनों के साथ ऐसा किया था। जिसके बाद आकाश एक डेविल स्माइल करता है और फिर उनमें से संजय के दादा और पापा को हवा में लटका देता है और संजय की मौत को अपनी एनर्जी से बांध देता है और फिर उसके बाद संजय को भी उसके पापा और दादा के साथ उल्टा लटका देता है। जिससे वो तीनों बहुत डर जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, हमें नीचे उतार दो, हमें बहुत डर लग रहा है, हम तुमसे भिख मांगते हैं। जिसे सुनकर आकाश मुस्कुराता है और फिर सीधे जाकर सोफे में बैठ जाता है। जिस पर संजय की मां आकाश से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, हम सभी को छोड़ दो, अब से संजय या हमारे फैमिली से कोई भी किसी के साथ कुछ नहीं करेगा। जिसे सुनकर वो तीनों भी गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, हाँ, हम में से कोई भी अब से किसी भी आदमी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। वही आकाश के इस रूप को देखकर माही बहुत ही हैरान हो गई थी क्योंकि आकाश ने आज तक किसी से भी इस लहजे में बात नहीं की थी। वो हमेशा अपने से बड़ों के साथ बड़े ही इज्जत से बात करता था। वहीं पर आकाश उन सब से कहता है, ठीक है, मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोग मुझे, जो संजय ने मेरे और साथियों को मारने के लिए 60 लोगों को लाया था और मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, तो तुम लोग मुझे इस बात के लिए किस प्रकार से कंपनसेट करोगे? और ये बात याद रखना कि तुम अपनी ज़िंदगी की ठीक ठाक बोली लगाना। अगर मुझे तुम्हारे द्वारा बोला गया शब्द पसंद नहीं आया तो मैं तुम सभी को अभी ही मार डालूंगा। इतना कहकर आकाश ने जो उन तीनों को हवा में लटकाया था उन्हें ज़मीन में ला देता है और जब वो सभी ज़मीन में आ जाते हैं तो वो सभी आपस में कुछ बात करने लगते हैं। और फिर कुछ समय बाद संजय के दादाजी आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमने सोचा है कि हम अपनी जान के बदले तुमको अपनी कंपनी के 25% शेयर्स देंगे। इतना कहकर वो आकाश की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें आकाश के चेहरे के भाव वैसे के वैसे ही दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और फिर कहते हैं, मैं तुम्हें अब सिर्फ 35% शेयर्स ही दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा शेयर्स तुम्हें दूंगा तो मेरी कंपनी मेरे हाथ से चली जाएगी। जिस पर आकाश हंसता है और फिर संजय के दादाजी की तरफ देखते हुए हंसता है और फिर कहता है,
तुम सच में एक चालाक लोमड़ी हो, तुमने अपनी जान भी बचा ली और अपनी कंपनी को भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और अब मैं अपने वकील को बुला लेता हूं जिससे तुम अपनी कंपनी के 35% शेयर्स मेरे नाम में कर सको। आकाश के बातों को सुनकर वो सभी खुश भी होते हैं और दुखी भी, क्योंकि उनके कंपनी के 35% शेयर्स ऐसे ही चले गए। तभी आकाश अपने जेब से अपना फ़ोन उठाता है और फिर एजे को फ़ोन लगता है तो एजे तुरंत ही आकाश का फ़ोन उठा लेती है और फिर कहती है, बोलिए बॉस, आपने मुझे अभी कैसे याद किया। जिस पर आकाश कहता है, एजे तुम एक वकील को चौधरी विला एक कार्ड जात के साथ भेजो जिसमें लिखा हो कि मिस्टर चौधरी अपने कंपनी के 35% शेयर्स मेरे नाम करने वाले हैं। जिस पर एजे हो कहती है और फिर आकाश फ़ोन काट देता है। तभी आकाश तीनों लड़कियों की तरफ देखता है और फिर कहता है, तुम तीनों आकर सोफे में बैठ जाओ। जिसे सुनकर तीनों आकर सोफे में बैठ जाती है। और फिर कुछ समय चौधरी विला के अंदर एक वकील आता है और फिर सीधे आकाश के पास चला जाता है और उसे ग्रिड करते हुए कहता है, हेलो आकाश सर, मुझे मिस एंजेलिना ने भेजा है। जिसे सुनकर आकाश उस वकील से कहता है, तो तुमने सारी कागजी कार्रवाई कर ली है। जिस पर वो वकील कहता है, हाँ सर, मैंने सारी कागजी कार्रवाई कर ली है, जिससे कि आपके पास अब चौधरी इंडस्ट्री के 35% शेयर्स अब से हो गए। इतना कहकर वह वकील आकाश की तरफ उस वकील ने जो फाइल लाया था उसे बढ़ा देता है। जिसके बाद फिर आकाश उस फाइल को कुछ देर देखता है और फिर उस फाइल को संजय को दादाजी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम इसमें की पूरी बात पढ़ लो, जिसके बाद इसमें तुरंत साइन कर लेना। जिसके बाद संजय के दादाजी आकाश के हाथ से फाइल को लेकर पढ़ते हैं और जब वो उस फाइल में आकाश का नाम लिखा हुआ देखते हैं तो वो थोड़ा चौंक जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। CH57 आकाश के नाम में आया चौधरी परिवार के कंपनी के 35% शेयर्स। 57 अब आगे। और फिर वो उस फाइल को पूरा पढ़ने के बाद उसमें साइन कर देते हैं, जिसे देखकर आकाश के होठों में स्माइल आ जाती है और फिर संजय के दादाजी आकाश को वो फाइल दे देते हैं। जिसके बाद आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में चालाक लोमड़ी हो, तुमने ये करके अपना और अपने परिवार की जान को बचा लिया है, लेकिन अगली बार से तुम या तुम्हारे परिवार से कोई भी मेरे सामने नहीं आना। इतना कहकर आकाश उठ जाता है और फिर बाहर जाने लगता है और फिर जब सभी बाहर आ जाते हैं तो फिर वो वकील आकाश से कहता है, आकाश सर, मैं कल तक सारा काम कर दूंगा जिससे कि आपके नाम में चौधरी इंडस्ट्री के 35% शेयर्स आ जाएंगे। जिस पर आकाश हॉ में सिर हिलाता है और फिर सभी अपने अपने कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जिया आकाश से पूछती है, आकाश तुमने उन सभी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है और उन्हें इसका पछतावा भी नहीं है। जिसे सुनकर आकाश चेतन आकाश के कार का आई को ऑटोमेटिक ड्राइविंग चालू करने के लिए कहता है, जिसके बाद आकाश स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देता है और फिर मुस्कुराते हुए उन तीनों से कहता है, किसने कहा कि मैंने उन्हें बहुत ही आसानी से छोड़ दिया है। जिस पर तीनों एक साथ कहती है, लेकिन तुमने तो उनकी कंपनी के 35% शेयर्स लेकर उन्हें छोड़ दिया है। जिसे सुनकर आकाश अपने स्टोरेज रिंग से एक लैपटॉप और एक पेन ड्राइव निकालता है। आकाश ने जब उसे स्टोरेज रिंग मिला था तो उसने अपने सिस्टम स्पेस से बहुत से सामानों को अपने स्टोरेज रिंग में डाल दिया था। क्योंकि आकाश के सिस्टम का सिस्टम स्पेस लगभग पूरी तरह से भर चुका था, आकाश पहले ही सोच रहा था कि वो अपने सिस्टम के सिस्टम स्टोर से एक स्टोरेज रिंग खरीद ले, लेकिन आकाश को तो एक हाई लेवल का स्टोरेज रिंग मिशन पूरा करने पर ही मिल गया था। अपने सिस्टम से लैपटॉप और पेन ड्राइव निकालने के बाद आकाश उन दोनों सामान को उन तीनों लड़कियों की तरफ बढ़ाता है, तो फिर माही लैपटॉप और पेन ड्राइव को ले लेती है और फिर आकाश की तरफ देखते हुए कहती है, आकाश मुझे इस लैपटॉप के साथ क्या करना है। जिस पर आकाश कहता है, माही तुम लैपटॉप में पेन ड्राइव को डालकर फाइल को खोलो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें लैपटॉप क्यों दिया है। जिसे सुनकर माही लैपटॉप में उस पेन ड्राइव को डालती है और फिर पेन ड्राइव के फोल्डर को खोलकर उसमें के फाइल को खोल देती है और जब वो तीनों उस फाइल के अंदर के चीज़ को देखती है तो उन तीनों की आंखें बड़ी हो जाती है और फिर वो तीनों आकाश की तरफ ऐसे देखते हैं कि उन्होंने ने किसी भूत को देख लिया है। उन तीनों को उसे ऐसे देखते हुए देखकर आकाश उनसे कहता है, तुम तीनों मुझे ऐसे क्या देख रहे हो जैसे मेरे सिर में सिंह उग गया हो। जिस पर वो तीनों आकाश की तरफ देखती है और उससे कहती है, आकाश तुमने ये सब जानकारी कैसे हासिल की और वो भी इतनी जल्दी। और इसमें चौधरी परिवार के सभी लोगों के द्वारा किए गए सारे गलत काम के सबूत है। तुम तो हर वक्त हमारे साथ ही थे, तो तुमने इतनी सारी जानकारी कैसे पाली। जिस पर आकाश उन तीनों से कहता है, मुझे ये सारी जानकारी उस वकील ने दी थी जो अभी आया था। जिसे सुनकर वो तीनों मान जाती है कि ये सब जानकारी आकाश को उस वकील ने ही दिया है। आकाश उन सभी को नहीं बता सकता था कि उसने ये सभी जानकारी अपने सिस्टम से मांगी है और उसके सिस्टम ने ही उसे ये सब जानकारी दी है, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि आकाश के पास एक सिस्टम है। तभी जिया आकाश की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे आकाश अब तुम इन सबूतों का क्या करोगे। जिस पर आकाश एक डेविल स्माइल देता है और फिर जिया से एक सवाल पूछता है, वैसे जिया चौधरी परिवार का बिजनेस किस किस फील्ड में है। आकाश के इस सवाल को सुनकर जिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि आकाश उससे ये सब क्यों पूछ रहा है, लेकिन जिया आकाश के सवाल का जवाब देती है, आकाश चौधरी परिवार का एक गेमिंग कंपनी है, लेकिन जब से तुम्हारी कंपनी ने वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर गेम को लॉन्च किया है तब से उनके गेम बहुत ही कम लोग खेल रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत घाटा हो रहा है।
और उनकी ही दूसरी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसे इंडिया की सभी बड़ी कंपनी अपने डाटा को सेफ रखने के लिए उपयोग करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को कोई भी हैक नहीं कर सका है, जिससे कि उनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी से होता है। और अगर ये कंपनी बर्बाद हो गई तो पूरा चौधरी परिवार रोड में आ जाएंगे। CH58 आकाश पहुंचा सिंघविला, नीलम जी और गीता जी की आकाश के लिए फिक्र। च58 आकाश पहुंचा सिंघविला, नीलम जी और गीता जी की आकाश के लिए फिक्र। आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। तभी माही आकाश के तरफ देखते हुए कहती है, वैसे आकाश तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जिसे सुनकर आकाश सिर्फ मुस्कुराता है। जिसे देखकर माही कहती है, आकाश कहीं तुम उनके सॉफ्टवेयर को हैक करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? जिस पर आकाश हाँ में सिर हिला देता है। जिसे देखकर माही कहती है, आकाश उनके सॉफ्टवेयर को कोई भी अभी तक हैक नहीं कर पाया है, इसीलिए ही तो उनके कंपनी का सॉफ्टवेयर पूरे इंडिया के हर बड़ी कंपनी खरीदती है। जिसे सुनकर आकाश मुस्कुराता है और फिर कहता है, अगर उनके सॉफ्टवेयर को कोई भी हैक नहीं कर सकता है तो मैं उस सॉफ्टवेयर को हैक करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले हमें घर चलना चाहिए, वरना मॉम डैड हमारी चिंता करेंगे। इतना कहकर आकाश कार को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और फिर कार से बाहर निकल जाता है। जिसे देखकर सभी कार से बाहर निकल जाते हैं और फिर सभी के कार से बाहर निकलने के बाद आकाश दोनों कार को अपने स्टोरेज रिंग में रख देता है। जिसके बाद आकाश अपने सिस्टम स्पेस से 2 कारों को निकालता है और फिर सभी कार में बैठकर आकाश के घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी सिंघविला में पहुंच जाते हैं और फिर सभी अंदर जाने लगते हैं। और जब नीलम जी और गीता जी आकाश को देखते हैं तो वो दोनों आकाश के पास आ जाती है और फिर आकाश को देखते हुए कहती है, आकाश तुम ठीक तो हो न? जिस पर आकाश कहता है, मॉम और आंटी मैं ठीक हूँ, आप दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर दोनों एक साथ कहती है, आकाश हम तुम्हारे बारे में चिंता क्यों नहीं करें, तुम पुलिस स्टेशन से आ रहे हो? जिस पर आकाश कहता है, उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में मुझे कुछ नहीं किया है, इसलिए आप दोनों को मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर माही और तन्वी उन दोनों को आकाश की इतनी चिंता करते हुए देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और फिर जिया की तरफ देखते हुए कहती है, जिया वो तुम्हारी ही मॉम है ना? जिसे सुनकर जिया कहती है, हाँ पर तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? जिस पर माही और तन्वी कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब एक साथ ही अंदर आए थे, लेकिन नीलम आंटी ने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं और वो सीधे आकाश के पास चली गई और उससे बहुत ही चिंता के साथ उसका हालचाल पूछ रही हैं। जिस पर जिया कहती है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉम आकाश को अपना ही बच्चा समझती है। जब गीता आंटी कुछ काम से अपने कंपनी में चली जाती थी तो वो आकाश को मेरी मॉम के पास छोड़ देती थी। मॉम आकाश की अच्छी तरह से ध्यान रखती थी और साथ ही मेरी मॉम आकाश को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। मॉम को आकाश इतना पसंद था कि आकाश के कुछ बड़े हो जाने के बाद मॉम आकाश को हमारे घर ले आया करती थी। और जब आकाश के साथ वो हादसा हुआ था तो मॉम बहुत दुखी हुई थी और उन्होंने बहुत दिनों तक अच्छे से खाना भी नहीं खाया था, जिससे उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। और जब भी वो आकाश के बारे में सुनती थी तो वो बहुत दुखी हो जाती थी, बिल्कुल गीता आंटी की तरह। जिया की बात को सुनकर माही और तन्वी समझ जाती हैं कि क्यों नीलम जी जिया की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि नीलम जी आकाश को अपने बच्चे की तरह समझती थी और उन्हें आकाश की फिक्र थी कि कहीं आकाश को कोई चोट ना आ गई हो। वहीं पर नीलम जी और गीता जी आकाश की बात को सुनकर राहत की सांस लेते हैं। तभी उन दोनों की नज़र तीनों लड़कियों की तरफ जाती है तो वो चौंक हुए तन्वी को देखती है और फिर वो दोनों तन्वी के पास जाती है और उससे कहती है, तन्वी तुम कब यहाँ आई? जिस पर तन्वी कहती है, आंटी मैं अभी जिया और माही के साथ आई हूँ। तभी जिया कहती है, मॉम और आंटी हम तन्वी से मिलने गए थे क्योंकि हम बहुत दिनों से तन्वी से नहीं मिले थे, तो तन्वी ने हमारे साथ आने की जिद की तो हम उसे हमारे साथ ले आए। CH59 जिया के लाल गाल। च59 जिया के लाल गाल। आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। जिसे सुनकर नीलम जी और गीता जी कहती है, तुम दोनों ने ठीक किया जो तन्वी को यहाँ ले आए। तभी आकाश कहता है, मॉम और आंटी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जिस पर दोनों हो कहती है और फिर आकाश अपने कमरे में चला जाता है। वहीं पर नीलम जी और गीता जी माही, जिया और तन्वी से बात करने लगते हैं। आकाश अपने कमरे में आने के बाद वो बाथरूम में चला जाता है और फिर नहाने लगता है। कुछ समय बाद आकाश बाहर आता है तो वो देखता है कि जिया खड़ी होकर सिर्फ उसी को देख रही थी, उसका गाल टमाटर की तरह लाल हो गया था। फिर आकाश जिया से कहता है, जिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश की बात सुनकर जिया सक पका जाता है और थोड़ा हकलाते हुए कहती है, वो आकाश आंटी ने मुझे तुम्हें डिनर के लिए बुलाने के लिए भेजा था। जिसे सुनकर आकाश कहता है, ठीक है जिया तुम नीचे जाओ, मैं कपड़े पहनकर नीचे आता हूँ। जिसके बाद जिया नीचे चली जाती है और फिर नीचे जाकर गीता जी को कहती है, गीता आंटी मैंने आकाश को बोल दिया है और वो कुछ ही समय में आने वाला है। इतना कहकर जिया माही और तन्वी के पास चली जाती है। तभी माही और तन्वी जिया को देखते हैं और उससे कहती है, जिया तुम्हारा टमाटर की तरह लाल क्यों हो गया है? उन दोनों की बात को सुनकर जिया सक पका जाती है और हकलाते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं। जिया की बात को माही और तन्वी अपनी आंख को बड़ा करते हुए जिया से कहती है, सच सच बताओ जिया क्या हुआ था? हम दोनों अच्छे से जानते हैं तुम्हारा गाल ऐसे ही लाल नहीं हो सकता है, तुम हमें बताओ वरना हम दोनों तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। उन दोनों को ऐसे सीरियस होते हुए देखकर जिया उनसे कहती है, ठीक है मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। फिर जिया माही और तन्वी से को बताना चालू करती है। माही और तन्वी, जब आंटी ने आकाश को बुलाने के लिए कहा था तो मैं आकाश को बुलाने गई थी।
तभी माही कहती है, हो हमें पता है कि गीता आंटी के कहने पर तू आकाश को बुलाने के लिए गई थी, लेकिन तू ये बता कि आकाश के कमरे में क्या हुआ था जो तेरा गाल लाल हो गया है। तभी जिया कहती है, मैं यही बताने वाली थी लेकिन तुम लोग मुझे बीच में टोक रहे हो, जिस पर माही और तन्वी कहती है, ठीक है अब हम बीच में नहीं बोलेंगे, अब तू आगे बताना चालू कर। जिसके बाद जिया आगे बोलती है, जब मैं आकाश के कमरे में गई थी तो आकाश के कमरे में कोई नहीं था, तो मैं आकाश को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करने ही वाली थी कि तभी आकाश बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। इतना कहकर जिया चुप हो जाती है और आकाश के बारे में सोचने लगती है, और जब जिया चुप हो जाती है तो माही और तन्वी उसे हिलाते हुए कहती है, जिया तुम किस सोच में गुम हो गई। उन दोनों के हिलाने पर जिया उन दोनों की तरफ देखती है और फिर माही और तन्वी की तरफ देखती है। तभी माही और तन्वी एक साथ कहती है, जिया तुम किसी सोच में गुम हो गई थी, तुम सिर्फ इतना बताया कि आकाश बाथरूम से बाहर आया था। जिसके बाद जिया कहती है, जब आकाश बाथरूम से बाहर आया था तो उसने सिर्फ एक टॉवल अपने कमर पर लपेटा हुआ था, उसका पूरा बॉडी दिख रहा था, उसका सिक्स पैक ऐप, उसके मसल, ये सब बोलते हुए जिया का गाल और भी लाल हो जाता है। तभी आकाश सीढ़ियों से नीचे आता है, जिसे देखकर तीनों चुप हो जाते हैं और फिर सभी जाकर डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ जाते हैं। अभी तक आकाश के डैड सुनील जी घर आ चुके थे। आकाश जब गीता जी और नीलम जी आकाश को देखती है तो वो आकाश को अपने पास बुलाती है, तो आकाश उनके पास जाकर बैठ जाता है और फिर सभी खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी खाना खा लेते हैं और फिर सभी सोफे में बैठ जाते हैं। तभी आकाश के डैड सुनील जी आकाश से कहते हैं, वैसे आकाश वहाँ क्या हुआ था। जिस पर आकाश कहता है, वो डैड एक लड़का जिया के साथ जानबूझकर टकराया था और जब जिया ने उसे थप्पड़ मार तो उसने जिया को अपने बेड पर ले जाने की बात की, इसलिए मैंने उसे बहुत मारा, लेकिन उस होटल के मैनेजर ने पुलिस को बुला लिया और होटल के टीवी कैमरे के फुटेज को डिलीट करवा दिया था और साथ ही वहां के सभी ने भी गलत गवाही दी थी, जिसके कारण पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी। CH60 संजय के पूरे घर वाले बहुत ही डर में। 60 संजय के पूरे घर वाले बहुत ही डर में। आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। जिसे सुनकर गीता जी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, उन सब की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे बेटे को झूठे इल्ज़ाम में फंसाया, मैं उन सबको इसकी दूंगा। और फिर वो सुनील जी को कहती है, सुनील आप इस बात की इन्वेस्टिगेशन करवाए और उन सबको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तभी आकाश उन दोनों से कहता है, मॉम डैड हम लोगों को उन सभी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चौधरी परिवार के दबाव के कारण ही मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है। और अगर बाकी कंपनी वालों को पता चला कि आप लोगों ने बहुत ही छोटी बात पर उन सभी को सजा दी है तो आपकी कंपनी का रिपुटेशन खराब हो सकता है। जिसे सुनकर सुनील जी भी कहते हैं, हो गीता आकाश ने सही ही कहा है, अगर इस बारे में दूसरों को पता चल गया कि हम छोटी कंपनी वालों को धमका रहे हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर कंपनी हमारे खिलाफ लोगों को भड़का सकते हैं, जिससे हमारी कंपनी की रिपुटेशन और शेयर्स गिर सकते हैं और इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। जिसे सुनकर गीता जी कहती है, तो हम उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस पर सुनील जी कहते हैं, गीता जी तुम तो जानती ही हो न कि चौधरी इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर पूरे इंडिया के कंपनियां करते हैं और साथ ही हम भी करते हैं, और अगर हमने उन्हें कुछ करने की कोशिश की तो पूरे इंडिया की बहुत सी उनका सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर जितना अच्छा सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं बना है और इससे उनके कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहते हैं। तभी गीता जी कहती है, तो सुनील हम उन सभी के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस पर सुनील जी कहते हैं, गीता मैंने कहा कि अभी हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं उनके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। इतना कहकर सुनील जी एक डेविल स्माइल करते हैं, जिसे देखकर गीता जी कुछ समझ जाती है। वहीं दूसरी ओर चौधरी विला में आकाश और उसके साथियों के जाने के बाद संजय के दादाजी संजय के पास जाते हैं और उसके पेट पर लात मारकर कहते हैं, गधे तूने क्या किया, तूने किस इंसान के साथ पंगा लिया है, इसके बारे में पता है, अगर उसने हमें नहीं छोड़ा होता तो हमारी पूरी फैमिली खत्म हो जाती। जिस पर संजय के डैड और मॉम उन्हें रोकते हुए कहते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपने ही पोते को इतना चोट लगा है और आप उसे और भी मार रहे हैं। जिसे सुनकर संजय के दादाजी कहते हैं, इसने काम ही ऐसा किया है जो मार खाने के ही लायक है, तुम लोग को पता है कि वो लड़का कौन था। जिस पर वो दोनों उनसे पूछते हैं, कौन है वो लड़का। जिस पर संजय के दादाजी मिस्टर चौधरी कहते हैं, वो लड़का एक साधक है। संजय के मॉम डैड ये देख सकते थे कि ये बोलते समय मिस्टर चौधरी का शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। जिसे देखकर दोनों मिस्टर चौधरी से पूछते हैं, ये साधक क्या है। जिस पर मिस्टर चौधरी कहते हैं, साधक एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है और वो ऐसे कामों को कर सकता है जिसे एक साधारण इंसान नहीं कर सकता है। तुमने देखा था न कि उस लड़के ने हमें हवा में कैसे लटका दिया था। जिसे सुनकर उन सभी के शरीर कांपने लगता है। तभी मिस्टर चौधरी फिर से कहते हैं, मैं कुछ साल पहले एक साधक से मिला था जिसने कुछ ही पल में बहुत से लोगों को बहुत ही आसानी से मार दिया था। उसकी ताकत इतनी थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जिसे सुनकर मिस्टर चौधरी के बेटा और बहू उनसे पूछते हैं, तो आपने क्या उन्हें उसके बाद कभी नहीं देखा। जिस पर मिस्टर चौधरी कहते हैं, नहीं, मैंने उसके बाद किसी भी साधक को आज तक नहीं देखा हूँ। और मैं तुम सभी को एक बात बता दूं कि तुम कभी भी किसी साधक से पंगा मत लेना, वरना तुम लोग नहीं बचोगे। और फिर मिस्टर चौधरी संजय के पास फिर से जाते हैं और उसके पेट पर फिर से लात मारते हैं, जिससे संजय को बहुत दर्द होता है और वो दर्द से चिल्लाता है।
जिसे देखकर संजय के मॉम डैड फिर से संजय के दादाजी को रोकते हुए कहते हैं, आप फिर से संजय को क्यों मार रहे हैं? जिस पर मिस्टर चौधरी कहते हैं, मैं इसलिए मार रहा हूं क्योंकि इसने उस लड़के से एक बार और भी लड़ाई करके उसे पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया था, और जब वो लड़का पुलिस स्टेशन से छूटा तो ये उसे मारने के लिए बहुत से लोग लेकर चला गया था। अगर उस लड़के का दिमाग फिरता तो हम में से कोई भी आज जिंदा नहीं रहता। जिसे सुनकर संजय के मॉम डैड उनसे पूछते हैं, आपको कैसे पता चला कि संजय ने उससे एक बार पहले भी लड़ाई की थी?